हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी मज़े में होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गुलाम भाई साहब के नियम का को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप जो आज पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा, वह है गुलाम का नियम। तो सबसे पहले गुलाम के बारे में समझ लेते हैं। गुलाम का जो नियम है वो स्थिर विद्युत्की का मूल नियम है, जिसे सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। यह केवल और केवल स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करता है। इसलिए इस नियम को अपन ध्यान से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से और बड़ी लगनता के साथ, गंभीरता के साथ इसका अध्ययन करेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज गुलाम का नियम। गुलाम भाई साहब हमारे लिए एक नियम छोड़ के गए हैं जिसे अपन कहते हैं गुलाम का नियम। तो नंबर एक बात, पहली बात है, यह स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। यूं नहीं कोई गतिमान आवेश है उसके बीच में अपन ने लगा दिया। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और समझते हैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर दो आवेश हैं, एक धनावेश है और एक ये भी धनावेश है। तो इसके मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल होगा? उसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल बच्चों दिख तो रहा है ना, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल बच्चों अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिए, ताकि हम इस और बड़ा करने की कोशिश करें, जो लिखवाते हैं उसको और बड़ा करें। इसलिए आप कमेंट्स में हमें पूरी तरीके से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको आप ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए उसके बारे में, ताकि हम अपने अच्छे और गुण बुरे दोनों अनुभव को, दोनों ही अपने अनुभव है उसको हम सुधार सकें। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है और एक ये प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? दोनों अपन कह सकते हैं समान आवेश के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है सर, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? वो सर आकर्षण बल लगता है। ठीक है, एक है माइनस क्यू आवेश और एक है माइनस क्यू आवेश, इसके मध्य भी कौन सा बल लगेगा? वो भी सर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है सर, ये बल कैसे लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। दो आवेश पड़े हुए हैं, कुछ दूरी पर है, फिर भी उनके बीच में बल लग रहा है। आप बल की बात कर रहे हो, तो ये बल आ कहाँ से रहा है? देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि एक आवेश है जो एक स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? जब इसके पास अपन कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं, तो अगर ये समान है, ये आवेश अगर समान है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला विद्युत क्षेत्र है इस वाले विद्युत क्षेत्र से टकराएगा और इसको दूर करने की कोशिश करेगा। इस कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो आवेश है ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। इसमें विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ लगता है इस तरीके से, यानी जो बल रेखाएं होगी ना, विद्युत बल रेखाएं, वो हमारी किस तरफ होगी? अंदर की तरफ, और इसमें बाहर की तरफ। जब ये तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इसकी तरफ जाएगी, और जिसके कारण ये जो प्लस आवेश है या माइनस आवेश है वो किस पे निर्भर करेगा कि सर कौन किसको आकर्षित कर रहा है? वो उसके आवेश के परिमाण के ऊपर निर्भर करती है कि आवेश, कौन सा आवेश सबसे बड़ा है, कौन सा आवेश बड़ा है। जैसे अगर प्लस का यहाँ पे मैं कह दूँ 5 कूलाम है और यहाँ पे मैं कह दूँ 2 कूलाम है, तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा। अगर मैं ये कह दूँ कि सर ये 15
15 कूलाम है, तो अब यहाँ पे कौन सा आवेश इसको आकर्षित करेगा? सर, जिसका परिमाण ज़्यादा होगा वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये वाला माइनस है वो इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, यही सेम बात इसके लिए। सर, इसमें भी अंदर की तरफ आ रही है, इसमें भी अंदर की तरफ आ रही है, फिर क्या होगा? जब ये दोनों अंदर की तरफ आ रही है तो भी इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो कूलाम भाई साहब आए थे उन्होंने हमें यह बताया है कि जब दो स्थिर आवेश होते हैं और स्थिर आवेश के मध्य जो बल लगता है, जो प्रतिकर्षण बल हो चाहे वो आकर्षण बल हो, जो बल लगता है उसके बीच में जो बल लगेगा उस बल को हम जो उसका जो मान निकलेगा वो कूलाम के नियम के द्वारा निकाला जाता है। कूलाम भाई साहब ने वो नियम बनाकर उस बल को निकालने का तरीका या सूत्र हमें बताया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। समझ में तो आ रही होगी बात, कुछ कुछ या बहुत कुछ कुछ कुछ। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, अरे यार ये मिट नहीं रहा। चलो, इस नियम के अनुसार सबसे पहले दो स्थिर आवेशों, दिख तो रहा है ना यहाँ तुम लोगों को, यहाँ से लिख देता हूँ। दो स्थिर आवेशों के मध्य दो स्थिर आवेशों के मध्य कौन सा बल होगा? चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण बल हो, ये दोनों बल विद्युत बल को रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत बल मध्य विद्युत बल। अब कौन सा भी हो सकता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल। समझ में आ रहा है बेटा? हर एक बात ध्यान से समझनी है, घर की तरह पढ़ना अपन को। दो स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल, चाहे वो कौन सा हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो या आकर्षण बल हो। ठीक है, उन आवेशों के परिमाण यानी उसके जो मान होते हैं, उन आवेशों के परिमाण के अनुकर्मानुपाती ठीक है बेटा, या समानुपाती। उन आवेशों के परिमाण के अनुकर्मानुपाती, परिमाण के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती, सॉरी 2 मिनट 1 मिनट के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, एक बार समझो इस बात को। मार्कर ये रहा। ठीक है, तो दोबारा एक बार इसको समझ लेते हैं। कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेश। अब देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं इसको समझने के लिए
मैंने एक आवेश ले लिया यहाँ जो है प्लस, और एक जिसे अपन कह रहे हैं Q1, और एक आवेश ले लिया मैंने Q2। ठीक है, दोनों आवेश हैं, दोनों ही धनात्मक है, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। ठीक है, दोनों धनात्मक है, इसलिए इनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या होगा, इनके मध्य, दोनों के मध्य सर, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रही है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ध्यान से समझना, ये वाला प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और Q1 है Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, और Q2 है वो Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण इनके मध्य जो बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये दोनों r दूरी पर। अब अपन इसी के हिसाब से चलते हैं। देखो, दोनों ही आवेश स्थिर अवस्था में है, कहीं जा नहीं रहे, कोई गतिमान नहीं है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल, कौन सा बल हो सकता है, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण। तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। दो स्थिर आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के परिमाण, परिमाण कौन सा होगा, परिमाण हो गया पहले वाले का तो Q1 हो गया, वो दूसरे वाले का परिमाण क्या होगा, Q2 हो गया, के गुणनफल। तो अपन लिखेंगे कैसे, देखो, नंबर एक बात, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल। तो ये हमारा बल हो गया, कौन सा बल है सर, प्रतिकर्षण बल है, याद रख लेना इस बात को, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल है, किसके मध्य लग रहा है, आवेशों के मध्य। फिर उसने कहा है उनके आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण कौन से होंगे, यहाँ पे पहला आवेश कौन है, Q1 है, ठीक है सर, और दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 है, के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कर दिया, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती को अपन ऐसे लिखते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 आ गया, पहला पॉइंट ये। तो देखो ध्यान से देखना, उन आवेशों के परिमाण, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अपन ने लिख दिया इसको। ठीक है, तथा फिर इसने स्टेटमेंट क्या दिया है, फिर इसने बताया है, कौन कौन बता रहा है, गुलाम भाई साहब बता रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य, अब इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा, r है, इसके वर्ग के व्यत्युक्रमानुपाती होता है। तो F है, यानी जो प्रतिकर्षण बल है वो व्यत्युक्रमानुपाती किसके है, उसके मध्य की दूरी के वर्ग के, ये दूरी हो गई, इसका वर्ग हो गया, व्यत्युक्रमानुपाती हो गए, किसके है, बल के। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन रही है, ये इक्वेशन बन गई 1 फर्स्ट, और ये इक्वेशन बन गई हमारी समीकरण वो दूसरी बन गई। दोनों को अगर मिक्स कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का सही तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा, F है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं इस बात को, बीच में लगा हुआ है समानुपाती कण, जो नियतांक साइन लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस नियतांक को हम यहाँ पर k के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब क्या चीज़ है वो बताता हूँ, जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक, Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक अच्छे से उतार लीजिए, एक बार यहाँ पर अच्छे से उतार लीजिए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखो डेफिनेशन में गुलाम भाई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया था कि दो स्थिर आवेश हैं, ये दोनों स्थिर आवेश हैं, के मध्य इनके बीच में विद्युत बल, कौन सा विद्युत बल हो जाएगा साहब, हम मान के चल रहे FE विद्युत, FE का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल, है ना, इंग्लिश में याद रख लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए E लगाया मैंने, तो FE। ठीक है,
इनके मध्य विद्युत बल, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, ये किस पे निर्भर करेगा? आवेश पर निर्भर करेगा। अगर दोनों प्लस हैं तब तो दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण, दोनों माइनस में होते हैं तो भी लगेगा प्रतिकर्षण बल। अगर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। इन आवेशों के परिमाण यानी Q1 और Q2 की वैल्यू के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी, कितनी दूरी आ रही है? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको कैसे लिखेंगे? F है वो समानुपाती है, प्रतिकर्षण बल जो अपने लिखा है कि F प्रतिकर्षण बल है वो समानुपाती है Q1 और Q2 के, ठीक है। फिर अपन लिख रहे हैं दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका वो क्या है? दोनों के मध्य आवेशों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, इनके मध्य आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को अगर मिलाकर सही तरीके से लिखा जाए तो वो क्या आ जाएगी? FE Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर, अब देखो K क्या है? इस समानुपाती निशान को, इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए हम एक नियतांक यूज करते हैं जिसे कहते हैं K। यहाँ K लिया है जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक, यानी जो समानुपाती का जो निशान है उसको हटाने के लिए जो नियतांक यूज किया जाता है उसे अपन कहते हैं समानुपाती नियतांक। पर दोस्तों कई बार होता क्या है, एग्जाम के अंदर अलग ही चीज़ दे रखी होती है जो हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन वो भाषा अलग देते हैं। K को, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, K को स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में ये वर्ड दे दिया जाता है, फिर अपन अटक जाती है हमारी गाड़ी, क्योंकि हमने तो पढ़ा था K है वो एक समानुपाती नियतांक है, जबकि एग्जाम में क्या दे रहा है? स्थिर विद्युत नियतांक। तो याद रखना स्थिर विद्युत नियतांक K को ही अपन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक एक बार आप उतार लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अब आती है बात, कूलाम नियम में एक चीज और आ रही है, वो क्या चीज है? एक तो आता है माध्यम। माध्यम का मतलब क्या होता है? देखो, माध्यम का मतलब होता है इन दोनों आवेशों के मध्य कोई चीज वस्तु भरी होना, जैसे कि तेल। या अगर मैं इन दोनों आवेशों को अगर किसी तेल के कंटेनर में रख दूँ, ये कंटेनर है, उसके मध्य मैंने एक आवेश यहाँ रख दिया और एक आवेश यहाँ रख दिया, ठीक है सर। अब दोनों के बीच में मैंने तेल भर दिया तो ये तेल बीच में आ जाएगा, हाँ या ना? देखो समझने के लिए ज़रूरी है ये बात है ना। तो अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर जो बल लग रहा है, एक तो इनके मध्य बल लग रहा है और एक एकदम खाली है, कोई कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, बिना हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ हवा भी नहीं है, यहाँ पर पड़े हुए हैं और इनके मध्य बल। तो आप बताइए बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा। मेरा जो क्वेश्चन है वापस सुन लीजिए। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने तेल भर रखा है और उसके अंदर मैंने आवेश रख रखे हैं। अब इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, उसका मान, और एक मैंने दूसरा जो कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर हवा बिल्कुल ही नहीं है, जिसे अपन कहते हैं निर्वात। जहाँ हवा बिल्कुल नहीं होती उसे अपन क्या बोलेंगे? निर्वात बोलते हैं। एक इनके मध्य जो बल लग रहा है, तो आप ये बताइए मुझे इन दोनों में सबसे ज़्यादा बल किस पे लग रहा है? किस पे ज़्यादा बल लगेगा? तो सही आंसर ये है कि सर निर्वात पे। जब निर्वात है या हवा होती है तब आवेशों के मध्य बल अधिक लगता है, ना कि माध्यम पे। ना कि कोई माध्यम भरा हुआ हो उसमें ज़्यादा बल नहीं लगता। बल सबसे अधिक कहाँ लगेगा? बल लगेगा निर्वात या हवा के अंदर।
तो यहाँ पर गुलाम भाई साहब ने जो आवेश रखे हैं वो कहाँ रखे हैं? अब कोई माध्यम तो है नहीं, तो अपन मान के चलते हैं निर्वात या हवा। समझ में आ रही है बेटा? इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? सर यहाँ पे जो बल लगेगा वो ज़्यादा होगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आपके। एक बार आप अच्छे से उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ। के को स्थिर विद्युत बल नियतांक बोलते हैं ना, याद रख लेना इस बात को। स्थिर विद्युत बल नियतांक, लिखने में गलती मत कर देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मिटा दो इसको, यहाँ से मिटा देते हैं ये वाली चीज। अब ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो नंबर एक बात ध्यान से देखते हैं, वायु या निर्वात में कूलाम बल, अब वायु और निर्वात के लिए F बराबर F नोट लिख सकते हैं, ठीक है। F नोट लिखा है मैंने, ध्यान रख लेना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोला गुरुजी अगर यहाँ पर माध्यम होता तो, ठीक है, माध्यम के लिए दोनों चीज लिख रहा हूँ, माध्यम में कूलाम बल या विद्युत बल, उसके लिए आप देखो F यहाँ नोट लिखा, ये आ गया निर्वात के लिए। मैं एक एक बात लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, है ना, निर्वात या हवा के लिए, ठीक है। एफ एम का मतलब हो गया माध्यम, मीडियम, है ना, एम का मतलब होता है मीडियम, तो यहाँ पर अपन माध्यम लिखेंगे। एफ एम एम जो लिखा है वो माध्यम के लिखा है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियम, इसलिए एफ एम। तो के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोला गुरुजी देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, अंतर क्या है? बिल्कुल आएगा। अभी कैसे आएगा देखो, अंतर कैसे आएगा। नंबर एक बात यहाँ से देखते हैं, इस वाले से, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वायु या निर्वात के लिए। तो सबसे पहले के की बात करते हैं। के बराबर होता है 1 अपॉन, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई अपसाइला नोट। ध्यान रखना के की वैल्यू है 1 बटा 4 पाई अपसाइला नोट, ठीक है, 4 पाई अपसाइला नोट, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 9 इंटू 10 की पावर 9। किसके लिए? निर्वात के लिए। ध्यान रख लेना, ये माध्यम में नहीं अप्लाई करनी है इसको, निर्वात के लिए। क्यों नहीं अप्लाई करनी है? क्योंकि यहाँ पर अपसाइलन नोट का मान चेंज हो जाएगा। अगर अपन कोई माध्यम में लेंगे तो निर्वात का मान, जो विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है वो बदल जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो पहले वाले की बात कर रहे हैं, एफ नोट 1 अपॉन 4 पाई अपसाइला नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मान आता है सर। क्लियर आ रहा होगा? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके कैमरे में ये नीचे वाली चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है।
नीचे वाली चीज़ नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो इस चीज़ को अपन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग जब भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक बार स्क्रॉल करके पीछे लेके आ जाइए और उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखो f का मान कैमरे में नीचे नहीं आ रहा, इसलिए मैं वापस ऊपर लिख रहा हूँ। f नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सही तरीके से आ रहा है। सर माध्यम के लिए क्या आएगा? बिल्कुल माध्यम के लिए दूसरा पॉइंट, माध्यम के लिए तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? k की वैल्यू, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखेंगे? मीडियम EM। देखो मैं सारी चीज़ बताऊंगा क्लियर ध्यान से, लेकिन एक बार सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M लिखेंगे आप, क्या मीडियम लिखेंगे, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, तो f का मान कितना आ जाएगा मीडियम के लिए? वो आ जाएगा आपके 1/4 पाई EM Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अच्छे से उतार लो पहले तरीके से, फिर k की वैल्यू और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो यहाँ तक आप दोनों उतार लीजिए। माध्यम के लिए विद्युत बल या कूलाम बल ये वाला आएगा, और निर्वात के लिए विद्युत बल या विद्युत बल ये वाला आएगा। ये निर्वात के लिए है, निर्वात हवा के लिए विद्युत बल, ठीक है बेटा। अब सारा एक बार अच्छे से उतार लो इसको। यहाँ तक हो गया, कंप्लीट है। आगे चलें। अब देखो सबसे पहले दोनों चीज़ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कूलाम के नियम की बात चल रही है, दो स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल या प्रतिकर्षण बल लगाना है। उन दोनों आवेशों के लिए अपन ने मान निकाल लिया था कि उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F नोट, अब देखो ये कहाँ रखा हुआ है, ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं कि सर हवा में है या निर्वात में है तो या कोई माध्यम में। तो सबसे पहले अपन तीन चीज़ें अपने सामने आ रही है, हवा है, निर्वात है और माध्यम है। हवा और निर्वात में विद्युत बल का मान यानी कूलाम बल का मान सबसे अधिक होता है, जबकि माध्यम में यह मान बिल्कुल घट जाता है या कम हो जाता है। तो सबसे पहले वायु के लिए बात करते हैं। वायु या निर्वात के लिए F नोट इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। K की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और माध्यम के लिए क्या होगा? सर माध्यम के लिए पहले अपन बल की बात कर रहे हैं, तो बल के लिए क्या होगा? F नोट बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माध्यम के लिए FM बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर सर दोनों ही ये तो सेम लग रहे हैं, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि K की वैल्यू है वो चेंज होगी। कैसे मान होगा? वो चेंज होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। K का मान क्या होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। किसके लिए? निर्वात के लिए, याद रख लेना। एप्सिलॉन नोट किसके लिए यूज़ होता है? किसके लिए यूज़ होता है? निर्वात या हवा के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। किसके लिए होगी? निर्वात और हवा के लिए। इसलिए यहाँ पे जो बल लग रहा है वायु और निर्वात में कूलाम जो बल लगेगा, अब उसका मान क्या हो जाएगा? F नोट इक्वल K की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिख दी। तो ये बल जो निकल के आ रहा है वो बल है वो निर्वात और हवा के लिए विद्युत बल है,
तो इस चीज़ को जब ये नीचे नहीं दिखाई दे रही तो मैंने यहाँ लिखा है निर्वात और हवा के मध्य विद्युत बल जो आएगा वो क्या आएगा, एफ नोट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट गुणा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम के लिए क्या होगा, देखो माध्यम के लिए फिर K का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है, दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे EM लिखा हुआ है। ये मीडियम के लिए है, यानी माध्यम के लिए, ये हवा और निर्वात के लिए। तो K बराबर 1/4 EM। तो अब माध्यम के लिए विद्युत बल का मान क्या होगा, FM बराबर 1/K की वैल्यू रख रहे हैं अपन, है ना, तो 1/4 EM गुणा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये तो है माध्यम के लिए विद्युत बल का मान और ये है निर्वात के लिए विद्युत बल का मान। अब K की बात करते हैं। देखो K सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, K और एप्सिलॉन नोट। K और एप्सिलॉन नोट। देखो नंबर 1 बात, हमारा जो फॉर्मूला था, पहले अपन निर्वात की बात करते हैं। निर्वात, या आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ से लिखता हूँ यार, दिखता नहीं है आपको, निर्वात या हवा के लिए, हवा के लिए, ठीक है, निर्वात या हवा के लिए। देखो K का मान क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नोट। अब सब एक एक चीज़ बताए, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ ठीक है। किसके लिए है ये, हवा और निर्वात के लिए। मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। एप्सिलॉन नोट क्या है सर, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता किसके लिए, निर्वात के लिए। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा, नहीं तो यूँ लिखता, विद्युतशीलता कहलाती है, इसको लिखते हैं विद्युतशीलता। किसके लिए, निर्वात या हवा के लिए। इसलिए यहाँ पे भी देखो एप्सिलॉन नोट लिखा है, क्लियर है ये बात। एप्सिलॉन नोट निर्वात के लिए कितना होगा, 8.85 × 1 मिनट 10⁻12 है, -12। ये किसके लिए, निर्वात और हवा के लिए, ठीक है। गुरुजी इसकी विमा भी होती है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं K की विमा और मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे गुरुजी, ये बताइए आप। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये JEE के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि K की विमा और मात्रक क्या है। तो इसके लिए वापस अपना फॉर्मूला लेके आते हैं। F नोट बराबर हम लोगों ने पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन K की वैल्यू निकालते हैं। K बराबर क्या होगा, F नोट R स्क्वायर Q1 Q2। ध्यान से देखना बेटा, F क्या चीज़ है सर, बल है। कौन सा बल है, विद्युत बल है। किस में है, निर्वात में है, बल है। तो इसको, बल को अपन किससे व्यक्त करते हैं, न्यूटन के द्वारा। तो इसके मात्रक का बल निकालते हैं अपन, यहाँ पे K का मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए पहले F न्यूटन आ गया, R स्क्वायर, गुरुजी ये तो दूरी है, तो दूरी के लिए मीटर स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल सही है आपकी बात। Q1 Q2 दो आवेश है और दोनों आवेशों का गुणनफल है, इसलिए आवेश के लिए आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, क्या होगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। तो इसको अपन लिख सकते हैं N, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, Nm स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आ गया। तो मात्रक, इसको मात्रक कैसे लिखेंगे, Nm स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये इसका मात्रक है।
किसकी बात चल रही है यहाँ पे, के की बात चल रही है, ध्यान रखना के की, भूल मत जाना ये के क्या चीज़ है, स्थिर विद्युत बल नियतांक या समानुपाती नियतांक। वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान हवा और निर्वात के लिए कितना आता है 9 × 10⁹ आता है। बोले गुरुजी ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। निर्वात और हवा के लिए इसका मान कितना आता है 8.85 × 10⁻12। अब अपन निकाल के आ रहे हैं, बोले गुरुजी के का मान क्या है, के का मात्रक क्या है, के की विमा क्या है। तो के की विमा और मात्रक मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पर। सबसे पहले इसका मात्रक निकालते हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा, बल है, यहाँ पे बल लेंगे, वही वाला फॉर्मूला लेंगे जो स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, F0 = KQ1 Q2/R²। के की वैल्यू निकालते हैं, के का मान कैसे निकालेंगे, देखो F0 है, इसको इधर से इधर लेके आएंगे, गुणा कर देंगे और Q1 Q2 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो F0 R² Q1 Q2। अब F का जो मात्रक होगा उसको अपन कैसे लिखते हैं न्यूटन में। R² क्या चीज़ है, दूरी है, इसके लिए क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। Q1 Q2 दोनों आवेश है और दोनों गुणनफल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, तो इसके लिए कूलाम स्क्वायर। तो अब इसको सही तरीके से लिखते हैं। तो देखो न्यूटन को हमेशा इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, N के द्वारा, मीटर को m² के द्वारा, कूलाम को C के द्वारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक किसका आ जाएगा, K का मात्रक। यहाँ पर K का मात्रक है सर, ये K का मात्रक। उतार लीजिए इसको पहले अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहां पर विमा के की विमा, देखो ये इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे अपन इसको मिटा के अब यहां पे लिख रहे हैं के की विमा लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो न्यूटन का कितना आता है M1 L1 और T2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, M1 L1 T-2 है, सॉरी ये यहाँ पे लिखे हैं, क्लियर है, यहाँ पे आ गया। अब देखो फिर उसके बाद में मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये न्यूटन का आ गया, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ तो कितना आ जाएगा L2। नीचे कूलाम स्क्वायर लिखा हुआ है, और कूलाम का याद रखना, कूलाम अपन किससे निकालते थे, याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था A और T के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ A T, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा। अब देखो M1 L1 T-2 L2 A² और T²। बेटा समझ में आ रही है, देखो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो M1 L3 T, अब देखो ये वाला T भी ऊपर चला जाएगा तो T-2 बन जाएगा, और A भी ऊपर चला जाएगा तो A-2 बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे A-2 और T-4। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, K की विमा, K की विमा कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको तरीके से लिखते हैं थोड़ा सा, ये लो K की विमा, ये K का मात्रक है, ये K की विमा है। देखो न्यूटन का M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का L², कूलाम है, कूलाम को अपन AT के द्वारा लिखते हैं, तो यहाँ पर AT लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब ये चीज़ M1 L1 M1
देखो इसको देखो, m1 आ गया, ऊपर m1 है, नीचे m1 आ गया, L1 है, यहाँ पे भी L1 आ गया, t-2 है तो यहाँ पे भी t-2 आ गया बेटा, फिर गुणा में L² आ गया। अब अपन नीचे वाली जो चीज़ होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसके जो पावर है, उसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाती है। तो नीचे से ऊपर लेके गए तो यहाँ पे t2 लिखा हुआ है प्लस का, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t-2। a है वो नीचे प्लस में a² लिखा हुआ है, ऊपर जाके क्या होगा, a-2। यहाँ पे पावर उसकी वो ऋणात्मक हो जाती है। तो अब इस सभी को एडजस्टमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 L1 है, L2 है, दोनों को गुणा करेंगे, दोनों की घातें जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी, L3। फिर उसके बाद में a-2 और t-2 ये रहा और t-2 ये रहा, कितने हो जाएंगे, t-4। तो ये आ गई k की। अब अपन बात करते हैं विद्युतशीलता की। यहाँ तक उतार लीजिए पहले, फिर उसके बाद में विद्युतशीलता के बारे में। एक चीज और आती है यहाँ पे, क्या चीज आती है, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध। तो पहले मैं लिख देता हूँ, निर्वात की विद्युतशीलता देखो निकालने का तरीका है, निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता में संबंध, किसके द्वारा निकालेंगे, देखो F के द्वारा निकालेंगे। एक अपन ने पढ़ा था, देखो स्टार्टिंग में F0 आ रहा था, ये किसके लिए था, निर्वात के लिए, और एक था FM। दोनों के अगर FM में उसका भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान से देखना, Q1 सॉरी वैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसके लिए कितनी आएगी, 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाला चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो F0 FM यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/4, ये आ रहा है बट्टे में, ये बट्टे में आ रहा है, तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो इसको लिखेंगे EM अपॉन E0, और ये सब चीज़ किसके बराबर आ रही है, K के बराबर भी लिख सकते हो। तो K बराबर क्या आ जाएगा, दोनों के द्वारा एक संबंध तो हमारा बन गया F0 FM बराबर K। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके बारे में, एक तो ये है, एक आ गया EM और E0 इक्वल टू K। ठीक है, तो बच्चों इसको एक बार ढंग से आप अच्छे से उतार लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक बात आपको समझनी है। एक तो आ गया F0 बराबर K FM, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। दूसरी रिलेशनशिप हमारे सामने क्या आ रही है, यानी जो संबंध आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक है EM बराबर E0 K। तो EM का मान, जब भी अपन माध्यम के लिए विद्युतशीलता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, K E0, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप था महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। तो अब अपन ये जो संबंध है अपना, अगर इसी के अनुसार हमने जो निर्वात पे माध्यम में रखे आवेशों पर बल निकालना है, पर आवेशों
के मध्य बल का विद्युत बल का मान, विद्युत बल का मान। अब क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताता हूँ। देखो एफ एम बराबर आपने लिखा था 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R²। हाँ याद है कि नहीं है? एक बार स्क्रॉल करके पीछे लाके वीडियो को चेक करो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर एफ एम बराबर देखो EM का मान जो अपसाइला नोट की जगह अपसाइला M आ रहा है, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई EM, यानी जो अपसाइला M जो लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं K E नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये भी लिख सकते हैं इसको। अब K की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे 9 × 10⁹ क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये जो अब गौर से देखना, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, विशिष्ट पेराविद्युतांक, माध्यम में विशिष्ट पेराविद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। विशिष्ट पेराविद्युतांक किसमें? माध्यम में। याद रखना माध्यम में, ये सारा काम किसमें हो रहा है? माध्यम में हो रहा है। माध्यम में विशिष्ट पेराविद्युतांक का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे? यहाँ से ज्ञात करेंगे। इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये जो K कहलाएगा वो कहलाएगा विशिष्ट पेराविद्युतांक। ठीक है, अब K की बात कर रहे हैं, संबंध आ गया। छोटी छोटी बातें हैं उसको क्लियर कर देते हैं। नंबर 1 बात, सभी कुचालकों के लिए K का मान कितना होगा? 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होता है, याद रखना इस बात को। सभी कुचालकों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है धातुओं के लिए। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, अनंत होता है। यानी K है वो अनंत होगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/0, याद रखना। ठीक है, तो अब इस धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, तो F का मान कितना होगा? F का मान यानी विद्युत बल का मान, देखो फॉर्मूले के अनुसार अगर अपन बात करें तो F नोट या F क्या लिखते हैं 1/4 पाई K लिखते हैं, सॉरी K Q1 Q2 अपॉन R²। एक बार इसको साइड में रख दो, F बराबर 1/0 Q1 Q2 अपॉन R²। जब इसमें भाग देंगे अपन तो कितना आ जाएगा? अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी आते ही फिर ये क्या इसका मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, निर्वात और हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए K का मान हमेशा 1 होता है।